टीवी 9 भारतवर्ष पर बेटे उमर से मुख्तार अंसारी की बातचीत का ऑडियो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने इस बातचीत में कहा था कि मैं अब बैठ नहीं पा रहा हूं, 16 तारीख से हम रोजा नहीं रख पा रहे हैं और बार बार बेहोश हुए जा रहे हैं। बेटे उमर से मुख्तार अंसारी ने ये बातचीत की थी और अब उसका ऑडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको सुनवाने जा रहे हैं। हेलो, हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डल आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो, बाबू बोल। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज पढ़ो। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू और हम नहीं होते। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आपके इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिवा बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी भी इसी पे।
वीसी पे बात हुई थी, यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमने बोल पाओगे। और साथ ही आपको बता दें, बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार की बॉडी परिवार को सौंपी जाएगी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक है। बांदा जेल में तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुख्तार को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया। उसको उल्टी हो रही थी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज शुरू किया, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई। मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने जेल में उन्हें धीमा जहर देने के आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि मेरे पिता के खिलाफ साजिश हुई है, उन्हें जेल में जहर दिया गया। उमर ने कहा कि 3 दिन पहले पिता को वार्ड में भर्ती करने की बजाय आईसीयू में रखा गया था, उनको आईसीयू से सीधे जेल ले गए। उमर ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी ने उनको बताया था कि जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। जिसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मुझे आते लगता है कि फट जाएगी। इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने से। और आपको बता दें कि गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। कलीपुर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा इस वक्त दिखाई दे रही है। ये भी तैयारी चल रही है। आप देखें, उनको सुपुर्दे खाक करने की तैयारी, यहाँ पर कब्र खोदा जा रहा है और यहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मंजिल यहीं पर मिट्टी दी जाएगी उन्हें। लेकिन फ़िलहाल ये इंतज़ार हो रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद से किस तरह से वक्त लगेगा। 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद वो यहाँ पहुँचेंगे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद। लेकिन इस बीच में उनके जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनके लिए भी पैरोल की अपील की गई है। अगर उन्हें पैरोल मिलता है तो उन्हें भी आने में कम से कम 9 से 10 घंटे का वक्त यहाँ गाजीपुर पहुँचने में लगेगा। तो ये इंतज़ार किया जाएगा कि बड़ा बेटा भी यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि छोटे बेटे उमर अंसारी जो बांदा में मौजूद हैं उन्हीं को सुपुर्द किया और उसके बाद से वो शव को लेकर के यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ ना सिर्फ उनके घर पे, यानी कि गाजीपुर के जो मोहम्मदाबाद में जो उनका पैतृक आवास है, ना सिर्फ वहाँ पर लोगों का हुजूम है, बल्कि यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मिट्टी यहीं दी जानी है मंजिल। और मुख्तार अंसारी के भाई ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखेंगे। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। लोग धैर्य रखें, सब्र रखें, शांति बनाए रखें। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब सिबतुल्लाह अंसारी ने ये कहा कि लोग सब्र बनाए रखें और कोई यहाँ खामखा प्रशासन खामखा डरा हुआ है और इतनी सुरक्षा और एहतियातन इतने कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में, अगर आप यहाँ से लेकर के पीछे तक देखें तो कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये जो मोहम्मदाबाद है, मोहम्मदाबाद की हर गली में या ये जो फाटक है, यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एहतियातन। आज शुक्रवार भी है, जुम्मे की नमाज भी है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष से ये के माध्यम से लोगों से ये अपील की है, मुख्तार अंसारी के समर्थकों से भी, उनके चाहने वालों से भी, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, और उनसे ये कहा कि ना तो वो धरना देने जा रहे हैं, ना वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और ना ही वो किसी तरह का विरोध करने जा रहे हैं। अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ है।
उनका भाई मुख्तार अंसारी शेर की तरह जिया है और शेर की तरह ही मर गया। और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी ने TV9 से कहा है कि जेल में मुख्तार के खाने में जहर दिया गया, मौत के पीछे बड़ी साजिश है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी जेल में जहर देने का आरोप लगाया है। अब अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो ICU में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है, वहीं मुख्तार अंसारी के गृहनगर मोहम्मदाबाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क पर सन्नाटा साफ देखा जा सकता है। लोग हमसदा हैं। यहाँ के व्यापारियों और स्थानीय लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी का परिवार यहाँ के लोगों से काफी मिलने जुलने वाला परिवार है। ऐसे में उनके चाहने वाले और ना चाहने वाले भी आज गम में डूबे नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इलाके में दुकानें बंद है। इस दौरान लोगों ने बताया कि दुकान बंद करने के लिए व्यापार मंडल की तरफ से किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, सिर्फ लोग अपनी सहमति से अपनी दुकानें बंद कर अपना गम जाहिर कर रहे हैं। पूरा दुकानें बंद रहेगी, उनके पूरे ईशुपुर में बंद रहेगा, पूरा गाजीपुर यहाँ तक हर जगह भी। गरीबों का मसीहा है और दिन बंद कर दिया जाएगा, ये बात नहीं है, कोई विवाद वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, वो जौन भी जैसे हुआ होगा गलत हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। मोहम्मदाबाद में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। और मुख्तार अंसारी की पहचान भले ही माफिया डॉन की थी, लोग उससे खौफ खाते थे, लेकिन मुख्तार अंसारी बेहद प्रतिष्ठित परिवार से आता था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। माफिया मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्तार अहमद अंसारी 1926 से 27 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया। दिल्ली के दरियागंज में मुख्तार के दादा के नाम पर एक सड़क भी है। मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर थे। ब्रिगेडियर उस्मान मोहम्मद को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय रहे। राजनीति में बेहद साफ सुथरी छवि के नेता थे। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन उसी रसूखदार परिवार के मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। कई मामलों में उम्र कैद की सजा पा चुका था। हत्या से रंगदारी तक हर तरह का संगीन अपराध मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज था। बंदूक के बल पर मुख्तार की दहशत का राज लगातार बढ़ता गया, उसे सबसे खूंखार बनाता गया। लेकिन लोग मान रहे हैं कि आज पूर्वांचल के खौफ का अंत हो गया। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज ऊपर वाले ने इंसाफ किया है। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक अंसारी का मुकाबला कृष्णानंद राय के साथ रहा। 2005 में बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय को गाजीपुर में बेरहमी से मार डाला गया। अब जेल में हुई मौत के बाद कृष्णानंद की पत्नी अलका राय ने खुशी जाहिर की। अलका राय ने कहा कि आज न्याय मिला। होली का पर्व हम नहीं मना पाते थे, लेकिन आज लग रहा है कि होली का पर्व है। कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है।
अलका राय मोहम्मदाबाद से पूर्व विधायक रह चुकी हैं। मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी का गृह नगर है। 2017 के चुनाव में अलका राय ने सिबकतुल्ला अंसारी को 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया था। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भगवान के दरबार से हमें न्याय मिला है। मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि आज बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमजान के पावन पर पावन महीने में ये अल्लाह का मैं न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही हैं और किसी भी अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। ज़रूर इसमें कुछ देरी हुई है, लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा है कि भगवान के अंधेर नहीं है। जय बाबा गोरखनाथ, जय श्री राम। कृष्णानंद राय की हत्या तब हुई थी जब वो एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे। साल 2005 में 29 नवंबर के दिन उनकी हत्या हुई थी। स्वचलित राइफल से कृष्णानंद राय के काफिले पर करीब 500 ग्राउंड गोलियां चली थी। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और इस हत्याकांड में सजा काट रहा था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मुख्तार अंसारी को यूपी का माफिया माना जाता था। जेल से भी मुख्तार के प्रभाव की चर्चा हमेशा रही। अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक लंबी फहरिस्त गिनाई और मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी अपने संदेश में मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के परिजनों ने भी प्रतिक्रिया दी। मुख्तार अंसारी पर पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। चारों तरफ जहां से भी फोन आ रहा है सभी लोग काफी खुश हैं कि एक आतंक का अंत हुआ। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है मुख्तार अंसारी का परिवार। हाई कोर्ट में बेटे अब्बास की अर्जी नहीं लग सकी। जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल की याचिका दी गई। एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़े केस सुनने वाली जस्टिस संजय कुमार की बेंच आज नहीं बैठेगी। इस मामले में जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दूसरी बेंच के मुकदमों को सुनने से इनकार भी किया है, इसीलिए अर्जी मेंशन नहीं हो सकी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जो जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी अब मुख्तार अंसारी का परिवार कर रहा है। दरअसल हाई कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की अर्जी लग नहीं सकी। जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल की याचिका दी गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़े केस सुनने वाले जस्टिस संजय कुमार की बेंच आज नहीं बैठी है और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की कोशिश है। इसी बारे में और ज्यादा जानकारी पंकज झा हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, तैयारी की जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी के जो वकील है वो पैरोल लेना चाह रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हो। कल ही उनके वकील के हवाले से बात आई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से, जैसे कि जस्टिस संजय कुमार सिंह जो है वो एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं और उनकी जो थी वो छुट्टी थी, वो बेंच आज बैठी ही नहीं। इसके बदले में जो जस्टिस समित गोपाल है उनकी बेंच में केस ट्रांसफर कर दिया है और जस्टिस समित गोपाल ने कहा कि मैं दूसरे बेंच से आई केस नहीं सुनूंगा, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं अब्बास अंसारी के वकील। शुक्रिया पंकज, नजर बना के रखिए। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली ये खबर है। कांग्रेस को आईटी से 1700 करोड़ का नोटिस, जी हां, कांग्रेस को 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस आया है।
2017-18 और 2020-21 के लिए ये नोटिस है। आईटी के नोटिस में जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस नेता अजय माकन का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। बीजेपी के 42 करोड़ रुपए की कोई जानकारी नहीं है। इनकम टैक्स ने बीजेपी को कोई नोटिस नहीं भेजा है, ये कहा है अजय माकन ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिवकुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही है तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? येडुरप्पा डायरी के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरी ध्यान में आ रही है? सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही, जिसमें मोदी जी के खुद का नाम है। तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों ये किया जा रहा है? एक और बड़ी खबर है, जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस को आर्थिक तौर पर पंगु किया जा रहा है, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जयराम रमेश का यह बयान, हम डरने वाले नहीं हैं, बीजेपी ने इलेक्टोरल घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे नोटिसों से हमें हमारे मनोबल पर कोई असर नहीं होगा। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। कुछ 2 दिन पहले हमने एक अभियान, मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान की शुरुआत की। 3 तारीख को घर घर गारंटी कार्यक्रम शुरू होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच एआई, हेल्थ और जलवायु सहित कई मसलों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक की वजह से आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडोनेशिया में भी G20 में गया था, तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा, और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडिशन करेगी, वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। मैंने अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत से लोगों से बात की, मैंने उनको कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है और डेमोक्रेटाइज ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता था।
और पीएम ने कहा कि वो माइंडसेट बदलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो छोटी छोटी चीजें नहीं बल्कि बड़ी चीजें करना चाहते हैं। बातचीत में दोनों ने अपने काम करने की ऊर्जा के राज को भी साझा किया। One question I've always wanted to ask you is, you're one of the hardest working people ever, but I'm just curious, when you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मेरे यहाँ रिलैक्सेशन ऑटो पायलट है और वो मेरे जिंदगी को मिली हुई एक स्पिरिचुअल प्रसादी है मेरे गुरुजनों से, जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है। काम ज़्यादा कर सकता हूँ, करता हूँ, वो मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता है, मेरे कमिटमेंट के कारण है। मेरे मन में हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जो मिशन मेरे सामने है मैं उसको जीता हूँ, मैं मिशन के लिए जुड़ जाता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ दिखता नहीं है। तो एक तो ये वो कारण है। दूसरा, मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया, आई कैन से बॉडी ट्रेनिंग। जैसे मेरी बहुत कम नींद है, मैं लेट नाइट तक काम कर सकता हूँ, मैं आज भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ। और बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात को लेकर आभार जताया। बातचीत के बीच उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत दुनिया के लिए एक मॉडल बने। Had fantastic partnership working together, and I see many opportunities to do even more. So look forward to talking again, whether it's the next time I'm here or hopefully I'll see you in Seattle sometime. मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला। वैसे भी जब भी मैं आपके साथ मिला हूँ, मैंने आपका काफ़ी समय भी लिया है हमेशा, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आपके मन में गरीबों के लिए कुछ करना, न्यूट्रिशन में कुछ करना, एजुकेशन में कुछ करना, हेल्थ में करना, ये मैंने फील किया है कि आप मन से कमिटेड हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि आपके पास नए विचार होते हैं, और आज भी आप नए विचारों के लिए उत्साहित होते हैं। आप आराम से ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, तो इसलिए मुझे हमेशा आपके साथ बात करना अच्छा लगा है और मुझे हमेशा कुछ न कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह राजनीति में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ है कि हम दोनों अगर साल में 4-6 बार नहीं मिलते तो कभी महसूस होती है। और बिहार से अहम खबर आ रही है। महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में लेफ्ट को 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं। चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया हाजीपुर सीट पर आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को किशनगंज और पटना साहिब सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। ये तो पहली जगह आ गया है। साथियों, पप्पू यादव का दावा पूर्णिया से है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की वहां घोषणा की है और उन्होंने अपना सिंबल भी दिखाया। इस बात को क्या देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है, और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम पर मुख्तार अंसारी के परिवार की मांग। दिल्ली एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, परिवार की ये मांग है। बांदा डीएम को उमर अंसारी ने एक चिट्ठी लिखी है। अभी बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन परिजन चाहते हैं कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करें। ये मांग की गई है और बांदा डीएम को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने ये लेटर लिखा है। ये देखिए, यही वो चिट्ठी है जो कि उमर अंसारी की ओर से लिखी गई है, जिसमें दिल्ली एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग परिवार वालों ने की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पंकज,
क्या इतने कम समय में ये संभव हो पाएगा? क्योंकि उमर अंसारी ने तो खत लिख करके पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग दिल्ली एम्स के डॉक्टर से की है। ये संभव नहीं है और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो करीब यहाँ पर उमर अंसारी जो मेरे सामने में ये बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो करीब 8:30 बजे आ गए थे। तब ऐसी कोई बात हम लोगों से जब हो रही थी तब उन्होंने नहीं कही है। अब जाके जानकारी मिल रही कि उन्होंने बांदा की जो डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल, उनको चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें इन डॉक्टरों के पैनल पर जो प्रयागराज और कानपुर से है उन पर भरोसा नहीं है और वो चाहते हैं कि कम से कम इस पूरे मामले में एम्स के डॉक्टरों जो हैं वो पोस्टमार्टम करें। जी, शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लेटर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टर से कराया जाए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। प्रकाश आंबेडकर महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कुछ उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में घमासान है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं। सीट शेयरिंग हो गया महाराष्ट्र में, क्या बात होगी? कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और कोई अनहैप्पी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। चर्चा चल रही है, वो हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है और हम लोग तय करेंगे हमको किसको उम्मीदवार बनाना है, क्या है उसमें। कल्याण डोंबिवली शिवसेना की सीट है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन 31 मार्च को महारैली करेगी। इंडिया गठबंधन की रैली में शिवसेना उद्धव गुट भी शामिल होगा। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को भी रैली में आने का न्योता मिला है, वो भी रैली में शामिल हो सकते हैं। महारॅलीमध्ये महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब उपस्थित रहना है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रैली की। सिंधिया ने मकड़ी की तरह विकास का जाल बनाने का दावा किया। सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के पंढोरा में रावत समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि वो गुना शिवपुरी के लिए मकड़ी है। उन्होंने कहा रावत समाज से उनका पारिवारिक संबंध है। मकड़ी क्या करता है? मकड़ी जाल बनाता है। मैंने सड़कों की जाल बनाई है, मैंने सब स्टेशनों की जाल बनाई है, मैंने सिंचाई के साधन की जाल बनाई है, मैंने प्रगति और विकास की जाल मेरे परिवारजनों के लिए मैंने बनाई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। इसे पूरा करने के लिए हमें शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। सिंधिया ने भी कहा कि यह नए जमाने का युद्ध है, जिसमें तलवार नहीं ईवीएम का बटन दबाना है और करंट से विरोधियों को परास्त करना है। और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई कंगना रनौत ने मोर्चा संभाल लिया है। कंगना ने आज चुनाव प्रचार में रोड शो किया। ढोल नगाड़े की थाप, कंगना के समर्थन में झूमती गाती महिलाएं और अपने समर्थकों के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां कंगना रनौत लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, मीडिया से भी बात कर रही हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से मंडी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है। मंडी से अभी भी सस्पेंस कायम है। कंगना के साथ स्थानीय बीजेपी नेता भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयंबटूर से अपना नामांकन दाखिल किया है। तमिलनाडु में बीजेपी को अन्नामलाई से काफी उम्मीद है।
अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पूरा जोर लगा दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में समर्थक नजर आ रहे हैं। मिशन 400 के बीच बीजेपी को तमिलनाडु से बड़ी उम्मीदें हैं। इस उम्मीद के बीच अन्नामलाई बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2 से 3 सालों में अन्नामलाई ने जो असर पैदा किया है, उसकी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है और यही वजह है कि बीजेपी उनसे काफी उम्मीदें लगा रही है। मार्च 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें पूरे सूबे की कमान दे दी और उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को घर घर पहुंचाने के लिए पिछले साल जुलाई में यात्रा की थी। इस अन्नामलाई की अगुवाई में ये यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने के बाद गोविंदा पर वरिष्ठ बीजेपी नेता राम नायक ने बड़ा हमला बोला है। 2004 के चुनाव में गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर राम नायक को हराया था। आपने एक आरोप किया था कि गोविंदा ने चुनाव जीतने के लिए दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल किया था। क्या उस आरोप पर अभी भी आप ठामे? साहब, मैंने मेरी किताब में लिखा है, चरैवती किताब में। वो किताब 2006 में प्रकाशित हुआ है। अब उस किताब की 16 भाषा में उसका अनुवाद हुआ है। तो इतनी भाषा में अनुवाद हुआ है तो कभी भी वो मुझे चैलेंज करना होगा। चैलेंज कर सकते थे, चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब मौनम सम्मति दर्शनम। अगर गोविंदा को उम्मीदवार बनाया जाता है तो मित्र पक्ष के नाते क्या आप गोविंदा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सर? ये जर तर का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, माफ करना। बिल्कुल इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। जब उम्मीदवार कोई घोषित होता है तो उसके बारे में बोलना अच्छा होता है। और अगली खबर, राजूपाल हत्याकांड में सजा का ऐलान। हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। हत्याकांड में एक दोषी को 4 साल की जेल। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई। तो राजूपाल हत्याकांड का मामला जिसमें सजा का ऐलान हुआ, हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत मिली है। एयर इंडिया के विमान लीज से जुड़े 840 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के केस की जांच सीबीआई ने बंद कर दी। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की है। इसमें बताया गया कि प्रफुल्ल पटेल सहित दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच बंद कर दी गई है। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जांच के दौरान कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद जांच को बंद कर दिया गया। यूपीए में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए थे। आरोप था कि भारी घाटे की अनदेखी करते हुए विमान खरीद प्रक्रिया के बीच एयर इंडिया ने विमान किराए पर लिए। इस मामले में प्रफुल्ल पटेल के कथित दोस्त दीपक तलवार को जनवरी 2019 में दुबई से निर्वासित कर ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई की पहली एफआईआर में कहा गया था कि भारत के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमानों को किराए पर दिया। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा था कि उस वक्त फैसले सामूहिक रूप से लिए गए थे और अब जांच बंद होने के बाद प्रफुल्ल पटेल को लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर है, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से एक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है। मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर है
97324624। जय हिंद।